नमस्कार साथियों। बड़े लंबे अरसे के बाद आप सबसे मिलना हो रहा है। व्यक्तिगत कारणों से मैं छुट्टी पर था, जिसकी वजह से आपकी कक्षाएं नहीं ले सका। उसके लिए सभी अपने प्रिय विद्यार्थियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि एक निबंध केवल हमें पढ़ाना है आपके कंपलसरी हिंदी में सेक्शन ए के विद्यार्थियों को, तो उसके लिए एक पीरियड भी काफ़ी है। दोस्तों, हमें जो निबंध पढ़ना है आपके साथ वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध ईर्ष्या। हिंदी में जब जब निबंधों की बात होगी, जब जब इतिहास की बात होगी, जब जब आलोचना की बात होगी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे बड़े नाम के तौर पर उभर कर आएगा। या यूँ कह लीजिए कि निबंध और आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल को निकाल कर हिंदी साहित्य का कोई खाका नहीं बनता। तो रामचंद्र शुक्ल का निबंध आपको पढ़ाया जा रहा है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण माने कार्य है। सिलेबस जिसने भी बनाया है उसको वो बधाई का पात्र है कि रामचंद्र शुक्ल का निबंध आपके पाठ्यक्रम में है। एक बात। दूसरी बात ये कि निबंध क्या है, उसके कितने रूप हो सकते हैं, निबंध की क्या परिभाषाएं भिन्न भिन्न लोगों ने दी हैं और वो कितनी तरह की शैलियों में लिखा जाता है, उस सब पर मैंने आपको रिटन मैटर भेज दिया है। वो आपको पढ़कर आप जान लेंगे और अपना अभिन्यास वगैरह लिख लेंगे। और थोड़ा सा निबंध के हिंदी साहित्य में निबंध विधा के विकास का जो मसला है उस पर मैं आपको मैटर भेजूंगा। कल मेरे पास किताब मिल नहीं रही है, कल मैं किसी और से उपलब्ध कर लेकर निश्चित रूप से आपको भेज दूंगा। लेकिन फिर भी एक जो है संक्षिप्त रूपरेखा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर मैं ईर्ष्या निबंध पर आता हूँ। देखिए, हिंदी में सबसे पहली बात तो यह है कि गद्य का विकास ही आधुनिक काल की देन है। माने हिंदी में कुल 4 युग हैं। पहला तो आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल भी कहा है। इसीलिए कहा है क्योंकि आधुनिक काल में गद्य का विकास होता है, और गद्य का विकास कोई सामान्य घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। वो इसलिए क्योंकि जिस समय गद्य का विकास हो रहा था वो समय भारत में अंग्रेज़ों के आधिपत्य का समय है, और उस समय तमाम तरह के वैज्ञानिक आविष्कार, इंग्लैंड में तो वैज्ञानिक क्रांति हो चुकी थी और उसकी धमक पूरी दुनिया में सुनी जा रही थी। माने छापे खाने का विकास, छपाई वगैरह के साधन का आविष्कार और मीडिया और पत्रकारिता की तरफ धीरे धीरे जो है अखबारों का प्रवर्तन शुरू हो गया था। विज्ञान में तमाम तरह की गतिविधियाँ जो है दिशा सूचक माप यंत्र से लेकर जहाज और रेलवे तक का विकास होने लगा था। तो कहने का मतलब ये है कि जिस समय गद्य आया वह इसीलिए आया ही क्योंकि उस समय वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ दुनिया में। और वैज्ञानिक चेतना की पहला लक्षण होता है कि वह तर्क आधारित होती है। विज्ञान तर्क की रथ पर सवार होकर आता है। वो आस्था और भावुकता पर नहीं चलता है, कल्पनाओं पर नहीं चलता है, वो धर्म चलता है। विज्ञान धर्म की इसी आस्थावादी और कल्पना मूलक, भावना मूलक चेतनाओं को तोड़कर तर्क मूलक चेतना पर सवार होकर आता है। तो तर्क जब आएगा तो तर्क के साथ मेरे साथियों विचार पैदा होता है, और भावना और कल्पना के साथ तो भाव पैदा होते हैं। आपके अंदर एक आस्था तत्व पैदा होता है, एक सहज भरोसा पैदा हो सकता है। लेकिन विचार पैदा होने के लिए तर्क की ज़रूरत पड़ेगी। और जब मनुष्य की तर्क शक्ति का विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास और औद्योगिक क्रांति के साथ साथ उस युग परिस्थिति के हिसाब से, तो उसके नाते विचारों का विकास हुआ। विचार
मुख्य धारा में आए भावों की जगह, और जब विचार मुख्य धारा में आए तो उनकी अभिव्यक्ति के लिए जो माध्यम चुना गया वो गद्य चुना गया। क्योंकि गद्य का विकास तभी संभव है क्योंकि जब भावों का वेग होता है तो उसको तो आप कविता में व्यक्त कर लेंगे, लेकिन विचारों के वेग को व्यक्त करने के लिए गद्य की जरूरत पड़ती है। तो हिंदी साहित्य के जो शुरुआती 3 युग हैं, माने आदिकाल से लेकर भक्तिकाल और रीतिकाल में, वहाँ पर काव्य में बातचीत हो रही थी, वहाँ गद्य नहीं लिखा गया, और लिखा भी गया तो बहुत ही कमज़ोर किस्म का गद्य लिखा गया। ब्रजभाषा के कुछ गद्य हैं जिसके नमूने आप आधुनिक काल में अगर पढ़ेंगे तो इंसा अल्लाह खां से लेकर के मुंशी सदा सुखलाल और पदुमलाल, मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र वगैरह की भाषा में, ललूलाल वगैरह की भाषा में आप पाएंगे उस तरह के पुट मिलेंगे आपको। लेकिन व्यवस्थित ढंग से हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में इन लेखकों के बाद, खास तौर पर भारतेंदु युग के बाद होता है, जब भारतेंदु जी ने लिखा हिंदी नई चाल में ढली। आप नई चाल में ढलने का मतलब ये है कि हिंदी अब केवल ब्रज और कविता की जो है गोंद में नहीं खेलेगी, उसके पास गद्य का जबरदस्त जो है हथियार था। इसीलिए तो निराला ने छायावाद में आकर के कहा कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। जब जिंदगी में संघर्ष करना होता है, संग्राम करने होते हैं, जिंदगी की तमाम चुनौतियों से जद्दोजहद करनी होती है, तो वहाँ भावुकता और भावनाएं काम नहीं आती, वहाँ विचार और तर्क की ज़रूरत पड़ती है, और अर्थात गद्य की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़िंदगी की तमाम चुनौतियाँ गद्य से ही, अब आप साम्राज्यवादी ताकत से लड़ रहे थे, आपको तमाम तरह के अपनी जनता को जगाने के लिए और अपनी जनता के साथ वार्तालाप करने के लिए और विदेशी ताकत के शोषण को पर्दाफाश करने के लिए, वहाँ पर यही कारण है कि नाटक विधा का बहुत तेज़ी से उभार हुआ, जो गद्य विधा है। तो गद्य का विकास एक ऐतिहासिक घटना है जिसका जो है खड़ी बोली से सीधा संबंध है, और खड़ी बोली के विकास में और कई ऐतिहासिक और व्यापारिक कारण हैं। अंग्रेज़ों का आना है, और दिल्ली का केंद्र टूटकर आगरा और इलाहाबाद और बनारस जैसे, पटना जैसे शहरों का केंद्र में आना है। इसके तमाम व्यापारिक कारण थे उस दौर में, जिसके नाते पश्चिम से लोग भाग करके या पश्चिम से लोग व्यापार वाणिज्य करने इधर पूर्वी अपने जो है शहरों की तरफ आते हैं, जहाँ खड़ी बोली लेकर वो आते हैं साथ साथ। तो इधर की तरफ भी आप सभी जानते हैं खड़ी बोली मेरठ और उसके आसपास, दिल्ली के आसपास की भाषा है, जो पूरे भारत में या कहीं कि उत्तर भारत में या हिंदी क्षेत्र में फैल जाती है। तो ये जो खड़ी बोली का विकास है, इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि ब्रज में गद्य लिखना, ब्रज भाषा इतनी कोमल है कि उसमें गद्य विचारों का वहन नहीं कर पा रहा था। यानी कि विचारों की में जो तीक्ष्णता है, जो तार्किक क्षमता है, जो विश्लेषण क्षमता है, उसके प्रवाह को और उसके दबाव को ब्रजभाषा झेल नहीं पा रही थी। खड़ी बोली में वो ताकत है जिसके माध्यम से इस तरह की स्थितियों को संभाल सकती थी वो। इसीलिए ब्रज की जगह खड़ी बोली के विकास का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण, हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं है, और भी कारण है, उसमें हम जाएंगे तो बात बढ़ जाएगी। तो फिलहाल हम इधर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अगर गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। मतलब कहते हैं कि अगर किसी कवि से आप उसकी भाषा वास्तव में जानना चाहते हैं, वो कितना भाषा प्रवीण है और कितनी बेहतरीन भाषा लिख सकता है, तो उसे गद्य लिखवाइए। यानी अगर वो गद्य बढ़िया लिख सकता है तो अच्छी कविता भी कर लेगा। लेकिन अगर गद्य की भी परीक्षा करनी हो तो निबंध विधा में आइए। साथियों, जो विधाएं होती हैं वो अलग अलग फॉर्म होते हैं साहित्य के, जिसमें जैसे उपन्यास एक विधा है, कहानी एक विधा है, नाटक एक विधा है, महाकाव्य सबसे पुरानी विधा महाकाव्य है, हालांकि उससे भी पुरानी नाटक है। नाटक और महाकाव्य लगभग एक साथ आए, लेकिन मैं समझता हूँ महाकाव्य पहले आए, नाटक बाद में आए। जी हाँ, यही सही होगा। और नाटक के बाद फिर ये काव्य जो है तरह तरह के फुटकर और प्रबंध और मुक्तक काव्य लिखे गए, और बहुत लंबे समय तक काव्य ही मुख्य विधा के तौर पर स्थापित रहा। लेकिन
कहानी उपन्यास 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के उदय के साथ, पूंजीवाद के विकास के साथ, मध्यवर्ग के विकास के साथ उपन्यास विधा आती है। और उपन्यास के बाद फिर कहानियाँ, नाटक, एकांकियाँ वगैरह वगैरह, और फिर तो विविध गद्य विधाएँ। अब तो रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, सब ये सब विधाएँ हैं। तो विधा का संबंध युग जमाने से भी होता है। विधा का संबंध व्यक्ति माने लेखक के फ्रेम ऑफ माइंड से भी होता है। किस तरह के, जैसे मैं अपने बारे में कुछ लिखना चाहूँ तो आत्मकथा हो जाएगी, आपके बारे में कुछ लिखना चाहूँ, यानी गांधी जी के बारे में कुछ लिखना चाहूँ तो जीवनी हो जाएगी, आप सबके बारे में कुछ, जो आप सबके संग साथ हम लोग बीएचयू में गुजारेंगे, जो वक्त गुजारेंगे, उसके बारे में लिख दूँ तो संस्मरण हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अब मैं रोज़मर्रा की अपनी बातें लिखूँ तो डायरी हो जाएगी। तो इस तरीके से विधा जो है लेखक के मूड पर, फ्रेम ऑफ माइंड पर भी निर्भर करती है और अपने युग पर भी निर्भर करती है। हर समय, अब जैसे जब मैं बता रहा हूँ भारतेंदु के समय में निबंधों का विकास हुआ, तो निबंधों के विकास की ज़रूरत थी। वो दौर था जब निबंधों के बगैर हम अपने विचारों को अपनी जनता तक और अपने शोषक ताकतों यानी कि साम्राज्यवादी ताकतों यानी कि उपनिवेशवादी ताकतों, अंग्रेज़ों वगैरह के साजिशों का पर्दाफाश नहीं कर पाते। यही कारण है कि उस समय के तमाम निबंधकार जैसे बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, खासतौर पर बाल मुकुंद गुप्त ने तमाम निबंध लिखे। शिव शंभू के चिट्ठे नाम से, छद्म नामों से लोग लिखा करते थे। आगे ने कुट्टी चातन नाम से लिखा। इस तरीके से भारतेंदु ने भी कुछ चीज़ें भिन्न नामों से लिखी। प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद नहीं, आप सभी जानते हैं, वो तो धनपत राय थे। बाद में नवाब राय नाम से लिखा और फिर प्रेमचंद नाम रखा अपना। तो एक दौर था जब लोग सीधे तौर पर अपने नाम में नाम नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों से जो है वो तमाम तरह के प्रतिबंध लगा देते, जब्त कर लेते आपकी किताब, आपका लेखन और आपको भी। तो ऐसी दशा में निबंध युग की आवश्यकता थी। तो मुख्य रूप से निबंध शुरू तो हुआ भारतेंदु युग में। हालांकि मार्क्सवादी समीक्षक शिवनाथ का मानना है कि मुंशी सदा सुखलाल का निबंध सुरासुर निर्णय, जो 1839-40 में लिखा गया, सुरासुर निर्णय को वो पहला निबंध मानते हैं। हालांकि अगर उसे हम निबंध विधा के अंतर्गत ले भी लें तो बालकृष्ण भट्ट और बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ये मुख्य रूप से हिंदी निबंध के विकास के शुरुआती लेखकों में माने जाएंगे। और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र न केवल बालकृष्ण भट्ट से बल्कि प्रताप नारायण मिश्र, बाल और जो है अंबिका दत्त, ये क्या नाम, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास वगैरह से भी निबंध लिखवाए। और उस समय इन सब ने निबंध लिखे। और बाद में बाल द्विवेदी युग में बाल मुकुंद गुप्त हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उसी दौर में उभर रहे थे, जो बाद में शुक्ल युग के अंतर्गत आते हैं। तो ये इतिहास निबंधों का विकास भारतीय युग से शुरू होता है। हिंदी में जब निबंधों की बात आएगी तो भारतेंदु युग शुरू होगा। निबंध साथियों एक ऐसी विधा है जो कि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि निबंध में किसी भी विषय पर लेखक अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपनी सोच, अपनी समझ, अपने अध्ययन की गहराई और अपने जीवनानुभव का जो खजाना उसके पास है, उन सारी चीज़ों को जोड़कर एक जो है तैयार करता है लेख। और वो लेख इतना सुगठित होता है, निबंध का मतलब ही व्यवस्थित ढंग से बंधा हुआ, जिसमें उसके विचार और उसके भाव एक प्रवाह में एक लयबद्ध ढंग से व्यक्त होते हैं। और उसमें भावों और विचारों को व्यक्त करने में इतनी संक्षिप्तता और कसाव होता है कि उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते, काट छांट नहीं सकते। ये जो भाषा का कसाव है, ये बड़े महत्वपूर्ण तत्व है। साथ साथ व्यक्तित्व की छाप उसकी होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठता बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विचार और भाव तो आएंगे ही आएंगे। तो निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें निबंधकार किसी विषय पर अपने भावों और विचारों को अपने संपूर्ण अध्ययन और जीवनानुभव के माध्यम से बड़ी सुगठित और व्यवस्थित भाषा में व्यक्त करता है या लिखता है, वो निबंध है। निबंध एक तरह मूलतः विचार प्रधान विधा है। हालांकि भाव प्रधान निबंध भी हिंदी में खूब लिखे गए हैं, जिनका विकास बाद में ललित निबंधों के रूप में होता है। ललित निबंध का मतलब वे निबंध जो संस्कृति और भाव, कल्पना और भावुकता को केंद्र में रखकर लिखे जाते हैं और जिसमें भाव प्रधान होता है। और कब निबंध लेखक का व्यक्तित्व बहुत मुख्य रूप से उसमें उभर कर आता है।
है ना। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हो, या विद्यानिवास मिश्र के निबंध हो, या कुबेरनाथ राय के निबंध हो, ये ललित निबंधकार की कारों की सूची में सबसे बड़े नाम हैं। और व्यंग निबंधों की सूची में सबसे बड़ा नाम हरिशंकर परसाई का है, आप जानते हैं। तो उसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो निबंध लिखे, हालांकि रामचंद्र शुक्ल के पहले भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम बहुत मशहूर है, जिन्होंने निबंधों की दुनिया में बड़ा काम किया। सरदारपुर सिंह का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भारतन बाबू हरिश्चंद्र, प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र ने तो निबंध लिखे ही लिखे। तो ये नाम जो हैं निबंधों की दुनिया में बहुत मशहूर है रामचंद्र शुक्ल के पहले। लेकिन मैं रामचंद्र शुक्ल के पहले बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो आपको रामचंद्र शुक्ल का निबंध पढ़ना है मेरे साथ, दूसरे हिंदी में जैसे उपन्यासों की दुनिया में जब उपन्यासों के इतिहास की आप बात करेंगे तो प्रेमचंद एक युग के रूप में है। जैसे नाटकों के विकास की बात आप करेंगे तो जयशंकर प्रसाद एक युग के रूप में है। तो हम कहते हैं कि प्रसादोत्तर युग, प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग। उसी तरह से उपन्यास में कहते हैं कि प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद पूर्व युग। या निबंधों की दुनिया की जब हम बात करेंगे तो शुक्ल जी इतने बड़े नाम थे कि हम शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग कहते हैं निबंधों के संदर्भ में। शुक्ल पूर्व निबंध, शुक्ल युगीन निबंध और शुक्लोत्तर निबंध। तो इसलिए शुक्ल जी एक बड़े नाम है जहाँ से युग को बाइफरकेट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। और रामचंद्र शुक्ल ने पहले जो निबंध लिखे वे विचार वीथी नाम से आए, लेकिन बाद में 1939 में यह चिंतामणि नाम से कर दिए गए और वे सारे निबंध जो विचार वीथी में संकलित थे वही चिंतामणि भाग 1 के रूप में आए। तो चिंतामणि भाग 1 जो है जिसमें आपको 2 तरह के निबंध पढ़ने हैं। एक मनोविकार या मनोविज्ञान या भाव संबंधी निबंध, और दूसरा विषय प्रधान निबंध या आलोचनात्मक निबंध। तो भाव या मनोविकार संबंधी निबंध जो हैं जो व्यक्ति प्रधान हैं, और दूसरे जो हैं विषय प्रधान निबंध है या आलोचनात्मक निबंध है। तो जो भाव प्रधान या मनोविकार संबंधी या व्यक्ति प्रधान निबंध है, व्यक्तित्व की छाप जिस पे गहरी है, उन निबंधों में जैसे उत्साह है, श्रद्धा भक्ति है, करुणा है, लज्जा और ग्लानि है, क्रोध है, प्रसिद्ध निबंध है। उसी में आपका निबंध है ईर्ष्या। ईर्ष्या भी उसी में। कुल 17 निबंध हैं चिंतामणि भाग 1 में, लेकिन उसमें जो विषय प्रधान निबंध हैं ये तो व्यक्ति प्रधान या भाव प्रधान निबंध थे जिनका नाम मैं ईर्ष्या भी उन्हीं भाव प्रधान निबंधों के अंतर्गत आएगा। और जो विषय प्रधान निबंध है, विचारात्मक निबंध है या आलोचनात्मक निबंध है, उनमें कविता क्या है बहुत मशहूर है। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, मानस की धर्म भूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप जैसे निबंध विचार प्रधान या विषय प्रधान या आलोचनात्मक निबंधों की सूची में आते हैं रामचंद्र शुक्ल की उसी किताब में चिंतामणि भाग 1 में। तो साथियों, इस प्रकार ये बात आप तक पहुंच पाई होगी कि ईर्ष्या नामक निबंध जिसे हमें आपको पढ़ाना है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि नामक का निबंध संकलन के पहले भाग में। चिंतामणि कुल 4 भागों में है, 1, 2, 3, 4। तो पहले भाग का संपादन स्वयं शुक्ल जी ने, दूसरे भाग का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और तीसरे भाग का संपादन नामोर सिंह ने, चौथे भाग का संपादन कुसुम और ओम प्रकाश सिंह जी ने मिलकर किया है। ये उनके कुछ लेखों और छोटे छोटे निबंधों का लगभग 42-43 निबंध हैं उसमें। यहीं बनारस से ही छपा है, दुर्गा कुंड पर उसका प्रकाशन है, जो रामचंद्र शुक्ल के परिवार के ही किसी व्यक्ति का है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था कि ईर्ष्या नामक निबंध जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चिंतामणि भाग 1 में है, मनोविकार संबंधी निबंध। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में लिखा है कि
इस किताब में जो निबंध आए हैं उस समय मेरी बुद्धि यात्रा के लिए निकल रही है। उसमें कई पड़ाव हैं जिसमें मेरी बुद्धि यात्रा के लिए निकलती है, लेकिन हृदय को भी साथ लेकर। यानी कि मूलतः बुद्धि निकल रही है, अब बस साथ ले लिया है हृदय को भी, अर्थात भाव जो है मुख्य नहीं है। निबंध मूलतः विचार प्रधान बुद्धि परक चीजें विधा है, चीज है, ये शुक्ल जी खुद चिंतामणि की भूमिका में कहते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आपको ये समझना पड़ेगा कि हृदय पक्ष को भी और विचार पक्ष को भी, दोनों को ही निबंधों में साधा है रामचंद्र शुक्ल ने। जिसमें जो आपके कोर्स में जो निबंध है ईर्ष्या, वो मूलतः भाव प्रधान या व्यक्ति प्रधान है। उसमें ऐसा नहीं कि विचार शून्य होगा, विचार प्रधान होगा। प्रधान का मतलब उसमें भाव भी होंगे पर प्रधानता विचारों की होगी। भाव प्रधान का मतलब विचार होंगे पर प्रधानता भावों की होगी। यही बस इतना अंतर होता है। तो खैर, हम लोग इस वीडियो में इतनी बात जान लेते हैं, फिर दूसरे में हम निबंध आपको निबंध से जोड़ते हैं, ईर्ष्या नामक निबंध से। धन्यवाद।